नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एलटी ग्रेड इंग्लिश मॉक टेस्ट 9 का ये पार्ट 2 है। ठीक है, मॉक टेस्ट 10 हम लोग करने वाले थे। 10 मॉक टेस्ट में से 9 मॉक टेस्ट आज कंप्लीट हो जाएंगे। ये पार्ट सेकेंड है इसका। और इससे पहले जो मॉक टेस्ट कराए हैं, जिसने भी अभी तक उन्हें वॉच नहीं किया है तो उन्हें वॉच कर ले। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल मॉक टेस्ट हैं ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 61 से लेकर के हम लोग और 120 तक करेंगे। 61 से लेकर 120 तक इस पार्ट में क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शैली की ओड टू द वेस्ट विंड से यूजेस द वेस्ट विंड एज अ सिंबल ऑफ। शैली ने ओड टू द वेस्ट विंड में जो वेस्ट विंड को किस तरीके से, किसके सिंबल के रूप में दिखाया है? ह्यूमन लेजीनेस, या डिस्ट्रक्टिव एंड रीजेनरेटिव पावर, या डोमेस्टिक कंफर्ट, या फिर स्टेट पीस ओनली। तो इसका सही आंसर है डिस्ट्रक्टिव एंड रीजेनरेटिव पावर। डिस्ट्रक्शन होता है और रीजेनरेशन होता है। वेस्ट विंड से यानी पतझड़ होती है, लेकिन बसंत की भी शुरुआत होती है वेस्ट विंड से। ठीक है, विंड स्कैटर्स डेड लीव्स, जो मरी हुई पत्तियां हैं, पीली पत्तियां हैं, उन्हें गिरा देती है। एट प्रिपेयर्स स्प्रिंग, फिर भी स्प्रिंग का इंतजाम कर देती है। ठीक है, स्प्रिंग की तैयारी कर देती है। इस हिसाब से तो ये डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है, यानी विनाश करने वाली भी और संरक्षण करने वाली भी है। और ये जो पोएम है ये 1820 में पब्लिश हुई थी। शैली का टू अ स्काईलार्क कंट्रास्ट द वर्ड विद ह्यूमन टू शो। जो स्काईलार्क है, जो ये जो वर्ड है, ये ह्यूमन से कंट्रास्ट, ठीक है, दिखता है। इसका क्या दिखाई देता है? स्काईलार्क्स अनट्रबल्ड जॉय वर्सेस ह्यूमन सॉरो। जो स्काईलार्क है उसका जॉय असीमित है, और जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन के सॉरो ही कम नहीं होते कभी। तो ये इसमें कंट्रास्ट दिखता है। स्काईलार्क्स अनट्रबल्ड जॉय वर्सेस ह्यूमन सॉरो। कीट्स ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न एक्सप्लोर्स चीफली। ये किसे एक्सप्लोर करती है? इसमें क्या एक्सप्लोर किया जाता है, यानी किसकी बात हो रही है? तो सटायर ऑन क्लर्जी, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, क्लर्जी लोगों पर सटायर नहीं है। परमानेंस ऑफ आर्ट वर्सेस ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ। इसमें यही बताया गया है, जो आर्ट है वो परमानेंट है और जो लाइफ है वो ट्रांजिएंस है। ट्रांजिएंस का मतलब नश्वर है। ठीक है, तो जो अर्न पर बनी हुई चीजें हैं, अर्न पर जो आकृतियां बनी हैं, अर्न जो है, अर्न का मतलब कलश है। ठीक है, ये मुझसे सही से बन नहीं रहा है। कलश पर कुछ कलाकृतियां बनी हुई हैं। ठीक है, एक लवर है जो बिलव्ड और लवर का पिक्चर है, कुछ गांव के लोगों की चीजें हैं, पिक्चर हैं। ठीक है, तो ये बताया है कि ये पता नहीं कब की ये अर्न है, और जब तक ये अर्न है ये आर्ट भी स्थायी है। यानी अब ये लवर विलव्ड नहीं है, लेकिन इनका प्रेम कला के माध्यम से ये शाश्वत हो गया है। ये सेंस है यहाँ पर, ऑप्शन बी। ला वेले डेम सेंस मर्सी इज बेस्ट रेड एज बैलेड ऑफ इंचेंटमेंट। एक जादुई एंड फैटल फैसिनेशन। फैटल फैसिनेशन का मतलब एक घातक फैसिनेशन है। मीन्स बहुत बड़ा धक्का लगता है कि कोई सपने में कोई लड़की है जो जिसके पीछे पीछे जो पोएट है या जो स्पीकर है वो घूमता रहता है, लेकिन आंखें खुलती हैं तो कुछ नहीं, सिर्फ धोखा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। टेनिसन का यूलिसिस इम्फेसाइजेज हेट्रेड ऑफ एक्सप्लोरेशन। नहीं, यूलिसिस में तो और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की, ज़्यादा हार्डवर्क करने की बात कही गई। बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है ये। रेजिग्नेशन एंड रेस्ट ओनली, रेस्ट की तो बात ही नहीं होती है इसमें। रेस्टलेस हेरोइक स्ट्राइविंग, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेस्टलेस हेरोइक स्ट्राइविंग। ब्रेक 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 एक्सप्रेसेस। ब्रेक 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 एक पोएम है, और इसमें क्या एक्सप्रेस किया जाता है? पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, रिवेलियन, या फिर पर्सनल ग्रीफ एंड इनआर्टिकुलेट पेन ऑफ लॉस। इसमें पर्सनल ग्रीफ, जो पोएट है उसका पर्सनल कष्ट दिखाई देता है, और पेन ऑफ लॉस, और जो खोया है उसका पेन, जो दर्द है, वो किसी व्यक्ति के खोने का दर्द इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो ब्रेक एंड ब्रेक 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 को बहुत डीप तरीके से पढ़ना है आपको। ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेज रिवील्स द ड्यूक मेनली थ्रू। ब्राउनिंग की जो माई लास्ट डचेज है ये रिवील करती है ड्यूक को मेनली थ्रू, कैसे? कोरस कमेंट्री से, या आयरनिक सेल्फ एक्सपोजर इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, कैसे? या फिर स्टेज डायरेक्शन से, या डायरेक्ट कन्फेशन इन अ लेटर।
तो आयरनिक सेल्फ एक्सपोजर, अपने आप के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता है कि मैं क्या हूँ, मैंने इस डचेस के साथ क्या किया, ठीक है, कैसे रखा, वो सारी चीज़ें बताता है। तो इस तरीके से पता चल जाता है ऑप्शन बी। ब्राउनिंग की प्रोस्पिके इज अ पोएम ऑफ सटायर ऑन पॉलिटिक्स, पेस्टोरल एडिली है, या फिर करेजियस कन्फ्रंटेशन ऑफ डेथ एंड रीयूनियन बियॉन्ड। तो इसमें जो है बहुत ही करेजियस कन्फ्रंटेशन है, कन्फ्रंटेशन का मतलब सामना, आमना सामना, ठीक है, डेथ एंड रीयूनियन बियॉन्ड, ऑप्शन सी। अर्नोल्ड का डॉवर बीच इज फेमस फॉर द मेटाफर ऑफ सी ऑफ फेथ। इसमें सी ऑफ फेथ एक मेटाफर यूज किया गया है जो रिलीजियस फेथ को शो करता है, ठीक है। बाकी ट्री ऑफ लाइफ नहीं, गोल्डन सिटी नहीं, फायर ऑफ वॉर नहीं, ऐसे कोई भी मेटाफर यूज नहीं हुए हैं इस पोएम में। अर्नोल्ड की मेमोरियल वर्सेस कोमेमोरेट्स, अर्नोल्ड ने कुछ वर्सेस लिखी हैं जिन्हें मेमोरियल वर्सेस कहा गया है। इसमें जो है किसके बारे में बात हुई है, तो इसमें वर्ड्सवर्थ एंड द एंड ऑफ एन एरा, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी पोप, डिकेन और मिल्टन के बारे में कोई बात नहीं है यहाँ पर। ईट्स की द सेकेंड कमिंग सजेस्ट साइकिल्स ब्रेक डाउन ए द सेंटर कैन नॉट होल्ड, यानी जो साइकिल्स हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं, सेंट्रल जो सेंटर है कैन नॉट होल्ड। तो इसमें जो सही आंसर है, इस पोएम में इमेजिन किया गया है केयास को, केयास का मतलब प्रलय जैसा स्थिति, एंड अ फ्राइटनिंग न्यू एज और नई एज की शुरुआत, इस टाइप की चीजें हैं सेकेंड कमिंग, ऑप्शन ए। सेलिंग टू वाइजेंटियम expresses a desire to transcendent the physical into artistic spiritual permanence, ठीक है। सेलिंग टू वाइजेंटियम जो है इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे हम ट्रांसेंड हो जाएं, फिजिकल इंटू आर्टिस्टिक या फिर स्पिरिचुअल बन जाएं और परमानेंट हो जाएं, ऑप्शन बी। सेलिंग टू वाइजेंटियम ये 1928 में पब्लिश हुई थी पोएम। और अगला क्वेश्चन है इलियट का वेस्टलैंड से। वेस्टलैंड इज मार्क्ड बाय मीन्स जानी जाती है, पहचानी जाती है, किस लिए, तो वेस्टलैंड के लिए एक ऑप्शन जरूर आपको दिखेगा, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन है, एल्यूजन है, कल्चरल डिसलोकेशन है, यही सारे चीजें हैं। ऑर्डन्स इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, W.H. ऑर्डन का जो एक पोएम है इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स सजेस्ट कि जो पोएट्री है इज ओनली प्रोपेगेंडा, क्या पोएट्री केवल प्रोपेगेंडा है, या फिर मेक्स नथिंग हैपन इट इंड्योर्स, फिर है डायरेक्टली स्टॉप्स वार, या फिर इज यूजलेस एंड शुड वैनिश। तो ऑर्डन कहते हैं जो पोएट्री है मेक्स नथिंग हैपन इट इंड्योर्स, ठीक है, पोएट्री से कुछ होता नहीं है फिर भी पोएट्री अच्छी चीज है, ये बात है। टेड ह्यू का वर्क है क्रो, वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद, टेड ह्यूज क्रो वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद विक्टोरियन जेंटिलिटी या हार्श मिथिक एंटी सेंटिमेंटल विजन ऑफ क्रिएशन और वायलेंस का, तो सही आंसर है हार्श मिथिक एंटी सेंटिमेंटल विजन ऑफ क्रिएशन वायलेंस, ठीक है। यहाँ पे जो आपका वर्ल्ड है ना, ये वर्ड होना चाहिए था, शब्द के सेंस में है। लार्किन का, फिलिप लार्किन की पोएम है वांट्स, सेंटर्स ऑन डिजायर फॉर फेम, परसिस्टेंस, विश फॉर सॉलिट्यूड एंड ओब्लिवियन, या फिर सेलिब्रेशन ऑफ क्राउड या पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। तो लार्किन का जो वांट्स पोएम है ये परसिस्टेंट, विश फॉर सॉलिट्यूड एंड ओब्लिवियन, तो ये चाह रहे हैं कि हमें कुछ एकांत मिल जाए, ठीक है। बीनीथ सोशल लाइफ लाइज द अर्ज टू बी एलोन, ठीक है, जब कोई सोशल लाइफ में बहुत रहता है तो उसके अंदर उस नेचर के अंदर भी एक इच्छा होती है कि कभी मुझे एक अकेलापन भी मिले, यानी कभी मैं अकेले अपने आप को भी समय दे पाऊं। 1955 में ये पोएम पब्लिश हुई थी, लेस डिसीव्ड में, ठीक है। विटमैन का ओ कैप्टन माई कैप्टन इज एन एलिजी फॉर अब्राहम लिंकन, विटमैन ने जो ये एलिजी लिखी है ये अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। डिकन्स का सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट आर्ग्यूज, इसमें क्या आर्ग्यू की जा रही है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, सक्सेस इज मीनिंगलेस, विनर्स अंडरस्टैंड सक्सेस बेस्ट, जो विनर्स हैं, जो जीतने वाले हैं, वो सक्सेस को अच्छे से समझते हैं। दोज हु लैक सक्सेस वैल्यू इट मोस्ट, जो सक्सेस से दूर हो जाते हैं वही इसकी वैल्यू करते हैं, यानी जिन्हें सक्सेस नहीं मिलती है उन्हीं के लिए सक्सेस की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फ्रॉस्ट्स बर्चेज, फ्रॉस्ट की पोएम है वर्चेज,
वैलेंसेस पॉलिटिकल सटायर ओनली, या फिर डिजायर फॉर एस्केप विद रिटर्न टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर प्योर फैंटेसी विद नो रियलिटी, या फिर रिलीजियस प्रीचिंग। तो इसमें जो बर्चेज का जो सही आंसर डिजायर फॉर एस्केप विद रिटर्न, डिजायर फॉर एस्केप विद रिटर्न टू रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये है सही आंसर ऑप्शन बी। क्या होता है इसमें, द स्पीकर इमेजिन्स एस्केप, स्पीकर जो है बचना चाहता है, एस्केपिज्म होता मीन्स कुछ चीजें जो नहीं करना है बच जाओ उनसे, एट चूजेस टू कम बैक, फिर भी जो है कम बैक करना चाहता है। एक्चुअली जो बर्चेज है, बर्च एक पेड़ होता है, पेड़ ऐसा होता है कि जब इस पर बच्चे चढ़ते हैं तो ये और झुक जाती हैं इसकी डालें, लेकिन टूटती नहीं है। तो ये पेड़ जो है ऐसे झुक जाएगा, बच्चे झूला झूलते हैं फिर इसमें खूब, जैसे गांव में बहुत बड़ा पीपल होता है तो वहां पे बैठ के झूला झूलते हो, पैर नीचे लगाते हो और कूदते हो ऊपर तक। तो यहां से जोड़ दिया है यहाँ इस पोएम को। तो ये बहुत ही फिलोसफिक पोएम है। तो जब ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो दुनियाई चीजें उनसे लोग बचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऊपर जब पहुंच जाते हैं तो फिर से नीचे ही तो आना है। जब नीचे आते हैं तो रिटर्न टू रेस्पॉन्सिबिलिटी, नीचे आते हैं तो रिटर्न टू रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका सेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। फ्रॉस्ट का स्टॉपिंग बाय बूट्स शोज टेंशन बिटवीन, स्टॉपिंग बाय बूट्स पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी गई है। कॉमेडी एंड फार्स है इसमें, या वार एंड पीस ट्रीटीज, या एस्थेटिक टेम्पटेशन एंड ड्यूटी, या फिर सिटी एंड विलेज मार्केट्स। तो सही आंसर है एस्थेटिक टेम्पटेशन एंड ड्यूटी। स्टॉपिंग बाय वुड्स का मतलब है इसमें यही कहा गया है कि अभी बहुत चलना है ना, तो इस सेंस में यानी रुकना नहीं है। एस्थेटिक टेम्पटेशन होंगे, बहुत सारे आपके पास लालच होंगे, बहुत सारे आपके जीवन में सुकून आएंगे, बहुत सारे आराम आएंगे आपके जीवन में, जो आपसे ये सलाह देंगे कि अब तो सब कुछ ओके है, अब क्यों मेहनत करना है। ठीक है, तो ऐसे टेम्पटेशन आएंगे। और ड्यूटी की भी आपको ख्याल बीच में आएगा कि क्यों हमें रुकना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये चीज़ है इस पर स्टॉपिंग बाय बूट्स को। जवाहरलाल नेहरू जी को ये पोएम बहुत ही पसंद थी, बताया जाता है ये पोएम वो अपने साथ में ही रखते थे। तो ऑप्शन सी। टैगोर्स गीतांजलि इम्फेसाइजेस, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि है, ये जोर देती है किस पर, इंग्लिश वाली गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि तो गीतांजलि है, ये इंग्लिश वर्जन है, तो ईयर इसका डिफरेंट हो जाएगा। मॉक हेरोइक सटायर है, या फिर डिवोशनल इंटीमेसी विद द डिवाइन है, या सिनिसिज्म टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी है, या फिर डिटेक्टिव रियलिज्म है। तो ये है डिवोशनल इंटीमेसी विद द डिवाइन। इसमें जो सॉन्ग्स हैं, जो भी इसमें गीत हैं, बहुत छोटी छोटी पोएम्स हैं, तो इसमें क्या है, प्रेयरफुल सरेंडर एंड स्पिरिचुअल लव है, डोमिनेट करता है। यानी गॉड के साथ सामने प्रेयरफुल रहो और सरेंडर रहो और स्पिरिचुअल लव रखो। कहने का सेंस है इसमें इन्होंने बहुत सारे किसानों की, मेहनत करने वालों के, खेत जोतने वालों के उदाहरण दिए हैं कि सच्ची पूजा, सच्ची जो भक्ति है, स्पिरिचुअलिटी है, तो वही है जो अपनी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यही बताने की कोशिश की है कि ना तो चैंटिंग में, मंदिर में जाके घंटा बजाने से, ना ही पूजा पाठ करने से, ना ही पीले वस्त्र पहनने से, ये सारी बातें उन्होंने कही हैं कि कोई भी आध्यात्मिक नहीं हो जाता है। आध्यात्मिक वही व्यक्ति है जो अपना जिम्मेदारी से काम कर रहा है। गॉड हर जगह है तो वहाँ भी है। ठीक है, तो ये सीन है यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में। ऐसी कई पोएम्स हैं, कई सॉन्ग हैं। एजिकिल्स का जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू, इज नोटेबल फॉर। इसमें क्या होता है, जो निसीम एजिकल हैं, इनकी माता जी को एक बार रात में बिच्छू काट लेता है। तो उसमें क्या है, बिच्छू जब काटता है, तो स्कॉर्पियन जब काटता है तो दर्द बहुत होता है। तो पूरी रात, जब आप इमेजिन करो, जब कितने पुराने समय की बात होगी, जब कहीं डॉक्टर्स नहीं मिलते होंगे, साधन नहीं होंगे, तो रात भर किसी गांव में किसी को बिच्छू ने काट लिया, तो वहां पर जो लोकल लोग होते हैं, जो उन्हें याद आते हैं, जो पुराने तरीके, जिसे यहाँ पर सुपरस्टिशन कहा गया, अंधविश्वास कहा गया, ये धागा बांध लो, वो वहाँ पे ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो यही सारी रात होता रहा और इनकी माताजी परेशान रही पूरी रात। ठीक है, बहुत जो गांव के लोग थे वो यही अंधविश्वास संबंधी चीज़ें सब करते रहे।
और इनकी माँ ने एक लाइन भी कही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि उन्होंने कहा था कि अच्छा रहा कि स्कॉर्पियन ने मुझे काटा, अगर कहीं मेरे बेटे को काट लेती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो ये तरीके है। तो इसका सही आंसर है रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ कम्युनिटी। इसमें बहुत ही रियल पिक्चर दिखाया गया है। कम्युनिटी का मतलब समुदाय का, सुपरस्टिशन का मतलब गांव के अंदर जो अंधविश्वास चल रहे हैं उनका, एंड मैटरनल एंड्योरेंस और मातृत्व जो प्रेम होता है, माता का जो प्रेम होता है, वो इसकी स्पष्ट पिक्चर है ये पोएम। कमला दास का इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन इज नॉन फॉर असर्शन ऑफ फीमेल आइडेंटिटी, वॉइस एंड फ्रीडम। इसमें कमला दास ने जो है फीमेल आइडेंटिटी, उसकी आवाज़ और उसकी फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की बात की है। ठीक है, पेस्टोरल एस्केपिज्म नहीं है, मोक एपिक स्टाइल नहीं है, प्रेज ऑफ कॉलोनियल रूल भी नहीं है। ऑप्शन ए। रामानुजन्स ओबिचुरी यूजेस टोन दैट इज मेलोड्रामेटिक, रिस्ट्रेंड, आयरनिक एंड क्वाइटली क्रिटिकल। ऑबिचुरी में क्या है? रिस्ट्रेंड है, आयरनिक है और क्वाइटली क्रिटिकल है। ऑबिचुरी एक होता है जो लेख होता है, किसी की डेथ हो जाने के बाद न्यूज़पेपर में जो एक छोटा शोक संदेश तरफ जो निकलता है उसे ऑबिचुरी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये है रिस्ट्रेंड और बहुत ही आयरनिक है, ऑप्शन बी, और बहुत ही जेन्युइन है, रियलिस्टिक भी है। वेलकॉट का फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका क्या ड्रामेटाइज करता है? तो ये मेडिएवल कोर्ट इंट्रिग, इंट्रिग का मतलब होता है षड्यंत्र, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी एमिड कॉलोनियल वायलेंस एंड डिवाइडेड लॉयल्टीज। तो सही आंसर ये है कि जब कॉलोनी सिस्टम हो जाता है, कहीं पर किसी देश का कब्जा हो गया, तो वहाँ पर जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं उनकी आइडेंटिटी पर संकट आ जाता है। वो अपनी भाषा नहीं बोल सकते, वो अपने व्यवहार नहीं कर सकते, वो अपने त्यौहार नहीं मना सकते। तो यही एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, कॉन्फ्लिक्ट है। और दूसरा कॉलोनियल वायलेंस है, ऑप्शन बी। मैकबेथ में जो डैगर है सोलिलोकी प्राइमरीली शोज मैकबेथ्स, क्या ये शो करती है डैगर वाली सोलिलोकी? कॉमिक मूड, कॉमिक मूड तो है ही नहीं यहाँ पर। कंप्लीट इनोसेंस या साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड हेलुसिनेशन बिफोर मर्डर। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, जब ये योजना बना रहे हैं मीन्स उसको मारने की, किंग डंकन को, तो एक डैगर जैसा दिख रहा है जो मैकबेथ के सामने आ रहा है। तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे कोई आप योजना बनाते हो, वही चीज आपके सपने में आ जाती है, वो सीन है यहाँ पर, ऑप्शन सी। ट्वेल्थ नाइट एक प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। सेंट्रली यूजेस द डिवाइस ऑफ, इसमें क्या डिवाइस यूज हुई है? मिस्टेकन आइडेंटिटी और डिस्गाइज, हाँ ये तो है ही है ट्वेल्थ नाइट में। ट्रेजिक कथारसिस थ्रू डेथ, नहीं कथारसिस नहीं, डेथ नहीं होती है। एपिक मशीनरी यूज नहीं है। और कोरस नरेशन ओनली, ओनली वाली बात ये भी गलत है। तो मिस्टेकन आइडेंटिटी है और डिस्गाइज है ट्वेल्थ नाइट में। वाइला जो है डिस्गाइज हो जाती है। डिराइव्स कॉमेडी एंड कंफ्यूजन। इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस द बॉन्ड प्लॉट क्रिएट्स टेंशन बिटवीन। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का, इसमें जो बॉन्ड होता है, द बॉन्ड प्लॉट क्रिएट्स सीन, क्रिएट टेंशन बिटवीन, किसके बीच में? सिटी और विलेज के बीच में, या लॉ और एंड मर्सी के बीच में, या साइंस एंड सुपरस्टिशन, या फिर वॉर एंड पीस। तो इसमें लॉ एंड मर्सी के बारे में चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होती हैं। कोर्ट रूम का सीन होता है, तो इसमें यही होता है कि कानून क्या कह रहा है, कानून में भी दया की जगह हो सकती है, बनाई जा सकती है अगर किसी पे दया करनी चाहें तो ये सीन है वहाँ पर, ऑप्शन बी। बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज कनेक्टेड विथ, तो ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है। बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन सी। ड्राइडन का ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन, ड्राइडन का ऑल फॉर लव लियर और कॉर्डेलिया से बेस्ड है। ऑल फॉर लव, लियर और कॉर्डेलिया तो किसमें? किंग लियर में है। एंटनी एंड क्लियोपैट्रा से, या फिर हैमलेट एंड ऑफिलिया से, या अथेलो एंड डेस्डिमोना से। तो एंटनी एंड क्लियोपैट्रा से ऑल फॉर लव जो है वो बेस्ड है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन अटैक्स रोमांटिक वार आइडियल्स थ्रू रियलिस्टिक एंटी हीरोइज्म। ठीक है, सुपर नेचुरल हॉरर नहीं है, एपिक नरेशन नहीं है, और ट्रेजिक डेथ सीन नहीं है। सही आंसर है इसका रियलिस्टिक एंटी हीरोइज्म। एंटी हीरोइज्म ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें दिखाया गया है द प्रैक्टिकल
चॉकलेट शोल्डर, ठीक है। डिमोलिशेस हेरोइक मिथ्स, जो हेरोइक चीजें होती हैं वो बिल्कुल इसमें है ही नहीं चॉकलेट शोल्डर में। ऑप्शन सी था ऑप्शन ए। गॉल्सवर्दी का जस्टिस एक प्ले है, और जस्टिस में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि जिसका नाम है फाल्डर, और ये जो फाल्डर है इसी की ट्रेजेडी है इसमें जस्टिस में। तो ये क्या है, एक रोमांटिक कॉमेडी है या फार्स है या प्रॉब्लम प्ले है क्रिटिसाइजिंग लीगल प्रिजन सिस्टम। तो ये एक प्रॉब्लम प्ले है, और इसमें जो इंग्लैंड का लीगल सिस्टम है और जो प्रिजन सिस्टम है उस पर सवाल खड़ा किया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी। हेरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी इज लिंक्ड विथ, ये किससे जुड़ा हुआ है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड है ये, थिएटर ऑफ मेनेस भी कहते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। ओ नील्स द हेरी ऐप, ओ नील का जो हेरी ऐप है एक्सप्लोर्स रोमांटिक कोर्टशिप या पेस्टोरल कंटेंटमेंट या फिर एलिनेशन एंड डीह्यूमनाइजेशन। तो हेरी ऐप में एलिनेशन का मतलब होता है अलग थलग, ठीक है, समाज से अलग, मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति जिसके समाज में कोई इज्जत ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, एलिनेशन। एंड डीह्यूमनाइजेशन इन इंडस्ट्रियल लाइफ, और इंडस्ट्रियल लाइफ में इतना इंडस्ट्रियल हो जाओ कि जो ह्यूमन है उससे भी ह्यूमन की तरह एक्सेप्ट नहीं करते हैं खास तौर पे। तो वो सीन है फैक्ट्री वर्कर्स की स्थिति जो होती है। मिलर का ऑल माई सन्स क्रिटिक्स किसकी आलोचना करता है, ऑल माई सन्स मेडिएवल फ्यूडलिज्म या फिर वॉर टाइम प्रॉफिटियरिंग एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ट्रेवल राइटिंग या फिर रोमांटिक पोएट्री ट्रेडिशन। तो सही आंसर है वॉर टाइम प्रॉफिटियरिंग एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही है ऑप्शन बी। कार्नाड का जो हयावदना है ड्राज हैविली ऑन विक्टोरियन रियलिज्म ओनली या फिर इंडियन मिथ फॉकलोर एंड आइडेंटिटी थीम। तो एक इंडियन मिथ है जो कहानी है ठीक वैसी इन्हीं पर बेस्ड है हयावदना। बेकन का ऑफ स्टडी एक ऐसे है, ऑफ स्टडीज आर्ग्यूज दैट स्टडीज सर्व डिलाइट ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी व्हेन यूज्ड वाइजली। तो बिल्कुल सही आंसर है कि जो स्टडीज हैं, जब हम पढ़ाई बहुत करते हैं तो इससे तो पहली बात तो ये है कि हमें खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, डिलाइट आनंद मिलता है, ऑर्नामेंट की तरह काम करती है, एंड एबिलिटी व्हेन यूज्ड वाइजली, और जब उसे अच्छी जगह से यूज करो तो ये एक एबिलिटी हो जाती है, योग्यता, ताकत बन जाती है। ऑप्शन ए। एडिशन एंड स्टीलेज द स्पेक्टेटर इज नॉन फॉर, स्पेक्टेटर जो है ये किस लिए जाना जाता है, द स्पेक्टेटर। तो एक एपिक पोएट्री या साइंटिफिक रिसर्च पेपर या पीरियोडिकल एसेस। तो सही आंसर है इसका द स्पेक्टेटर है, इसमें जो है पीरियोडिकल एसेस आते थे, ठीक है। एडिशन और स्टीले दोनों लोग मिलकर लिखते थे, प्रकाशित करते थे। चार्ल्स लैम का ड्रीम चिल्ड्रन एक एसे है ब्लेंडिंग नोस्टाल्जिया फैंटेसी एंड लॉस। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। रसेल का द कंकेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, द कंकेस्ट ऑफ हैप्पीनेस एम्फेसाइजेस। तो रसेल का जो वर्क है कंकेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, इसमें किस पर जोर दिया गया, किस पर एम्फेसाइजेशन ज्यादा है। तो ये हैप्पीनेस ओनली थ्रू वेल्थ या फिर प्रैक्टिकल हैबिट्स एंड रैशनल एटीट्यूड या फिर हैप्पीनेस थ्रू एनवी या फिर रिजेक्शन ऑफ रीजन। क्या है सही आंसर, आप लोग बताएं। रसेल का द कंकेस्ट ऑफ हैप्पीनेस एम्फेसाइजेस तो प्रैक्टिकल हैबिट्स और रैशनल एटीट्यूड। रैशनल का मतलब थोड़ा सा तार्किक एटीट्यूड होना चाहिए, और जो प्रैक्टिकल हैबिट्स होनी चाहिए, यही कंकेस्ट ऑफ हैप्पीनेस में बताया गया है। रिचर्ड राइट का 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस इज डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वर्क ऑफ ऑन अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ एंड ऑपरेशन। इससे ज़्यादा कोई सही आंसर हो ही नहीं सकता, पूरा 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस को एक्सप्लेन करके रख दिया ऑप्शन ए ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, बाकी मेडिवल एलिगरी नहीं है, पेस्टोरल पोएम नहीं है, रोमांटिक कॉमेडी नहीं है। गांधी जी का जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये क्या है, एक ट्रेजेडी है, एक ऑटोबायोग्राफी है, एक फिक्शनल रोमांस है या फिर सोनेट सीक्वेंस है। तो ये इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी सेंटर्ड ऑन एथिकल सेल्फ टेस्टिंग।
नेहरू जी की दो जो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन लार्जली, ये लिखी गई थी ड्यूरिंग, ये तो जब वो जेल में थे, द इम्प्रिजनमेंट में थे, हिज इम्प्रिजनमेंट रिफ्लेक्टिंग ऑन इंडियाज पास्ट एंड आइडेंटिटी। ऑप्शन बी सही आंसर है। मॉगम की द लंचियन इज चीफली, जो लंचियन है वो चीफली एक गॉथिक हॉरर है, एपिक रोमांस है, ह्यूमर्स, एनेक्डोट, एक्सपोजिंग वैनिटी एंड प्रिटेंशंस। तो सही आंसर है द लंचियन के लिए। तो लंचियन क्या है, एक ह्यूमरस, एनेक्डोट और एक्सपोजिंग वैनिटी एंड प्रिटेंशन। वैनिटी का मतलब दिखावा, झूठा, ठीक है, प्रिटेंशन। मैन्सफील्ड का द फ्लाई इज ऑफन इंटरप्रेटेड एज अ स्टोरी अबाउट। द फ्लाई जो स्टोरी है वो किसके बारे में है, ठीक है, मैन्सफील्ड, कैथरीन मैन्सफील्ड की ये स्टोरी है। तो रोमांटिक ट्रायम्फ है, या फिर डिटेक्टिव वर्क है, या फिर पेस्टोरल हार्मनी है, या फिर ट्रॉमा, पावर और इमोशनल नंबनेस है। क्या है सही आंसर? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रॉमा, पावर और इमोशनल नंबनेस आफ्टर लॉस। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। ओ हेनरी द लास्ट लीफ इज बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर। ओ हेनरी की जो लास्ट लीफ है ये खास तौर पे याद किया जाता है किस लिए? तो ये सेल्फलेस सेक्रीफाइस किया था एक पेंटर ने, एंड द पावर ऑफ होप एंड आर्ट, ठीक है, ऑप्शन ए। सिनिकल एंडिंग नहीं है, विदाउट सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस तो हुआ है। वॉर प्रोपेगेंडा नहीं है, और मिथ से कोई मतलब नहीं, मिथिक गॉड्स। फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज एक नॉवेल है, इज एसोसिएटेड विथ मॉडर्न फ्रेगमेंटेशन या फिर पिकारेस्क नैरेटिव। बिल्कुल, जोसेफ एडी जो एंड्रयूज है इसमें जो है पिकारेस्क नॉवेल है ये, क्योंकि इसमें जो हीरो है उसमें हीरो वाली क्वालिटी नहीं है, ठीक है। हीरो एक रोग होता है, रोग का मतलब दुष्ट टाइप का व्यक्ति, या पिकारेस्क शब्द बना ही है पिकारो से, ठीक है, पिकारो से, पिकारो का मतलब भी रोग या दुष्ट के सेंस में होता है। तो ये पिकारेस्क नॉवेल का एग्जाम्पल है। ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडाइस मोस्ट सेंट्रली क्रिटिक्स। जॉन ऑस्टिन का वर्क प्राइड एंड प्रेजुडाइस खास तौर पे किसकी आलोचना करता है? कॉलोनियल वार्स की, या फिर मैनर्स, मैरिज, मार्केट इकोनॉमिक्स एंड सोशल क्लास, या फिर मिथिक कॉस्मोलॉजी, या फिर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। सही आंसर क्या है? ऑस्टिन का जो प्राइड एंड प्रेजुडाइस है मोस्ट सेंट्रली क्रिटिक्स, मैनर्स, मैरिज मार्केट, ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडाइस और इकोनॉमिक्स एंड सोशल क्लास। सही आंसर है ये ऑप्शन बी। डिकेंस का वर्क है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है। पिप्स ग्रोथ, इसमें जो पिप है कैरेक्टर उसकी ग्रोथ दिखाई गई है इसमें। टू एग्जामिन एम्बिशन, गिल्ट एंड द इल्यूजन्स ऑफ जेंटिलिटी, ओनली पेस्टोरल सीनरी, गलत बात है। मेडिएवल क्रूसेड्स नहीं है यहाँ पर, और साइंटिफिक डिस्कवरी भी नहीं बात हो रही है। सही आंसर है ऑप्शन ए, एम्बिशन, गिल्ट एंड द इल्यूजन्स ऑफ जेंटिलिटी। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एक नॉवेल है जो कि टॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। इज शेप्ड स्ट्रांगली बाई, इसे किस तरीके से बनाया गया है, क्या है खास बात इसमें? तो फेरी टेल मैजिक है, या फिर कॉमिक लक ओनली है, ट्रेजिक आयरनी है, और कैरेक्टर ड्रिवन फेट है, ठीक है। फेट भाग्य और दुर्दशा और ये सारी ट्रेजिडी, ये सब चीज़ें टॉमस हार्डी के नॉवेल्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है। पेसिमिस्टिक राइटर हैं ये। ऑरवेल का एनिमल फॉर्म एक एलिगरी है, ठीक है। तो क्या है ये? ट्रेवल मेमोयर है नहीं, पेस्टोरल आइडियल नहीं है, और ये पॉलिटिकल एलिगरी है ऑफ रेवोल्यूशन एंड करप्शन ऑफ आइडियल्स। पहले रेवोल्यूशन करेंगे, आइडियल्स सेट करेंगे, फिर उन्हीं आइडियल्स को खुद ही तोड़ेंगे, खत्म करेंगे, उन्हें वायलेट करेंगे। ये सीन है इसमें पॉलिटिकल एलिगरी। वुल्फ्स का जो मिसेस डेलोबे है इज नॉन फॉर, वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डेलोबे ये किस लिए जाना जाता है? तो एपिक बैटल्स के लिए, या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस? तो सही आंसर है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। मेडिवल शिवेलरी नहीं है, और लीनियर एडवेंचर वाला भी सही नहीं होगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का यूज हुआ है मिसेस डेलोबे में। गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज सजेस्ट दैट सिविलाइजेशन इज अनब्रेकेबल, या फिर चाइल्डहुड इज ऑलवेज इनोसेंट,
या फिर इविल एंड सेवेजरी कैन इमर्ज व्हेन सोशल ऑर्डर कोलैप्सेस, जब सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है तो जो बुराइयां हैं और जो सेवेजरी है, ठीक है, व्यक्ति के अंदर का जो जानवरपन है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन सी। हॉथॉर्न्स द स्कारलेट लेटर सेंटर्स ऑन, जो हॉथॉर्न की का वर्क है द स्कारलेट लेटर सेंटर्स ऑन थीम्स ऑफ, इसमें क्या क्या थीम है स्कारलेट लेटर के, तो इसमें सिन है, गिल्ट है, पनिशमेंट है, हिपोक्रेसी है और प्यूरिटिनम, जो प्यूरिटन कम्युनिटी की बात हो रही है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। कॉमिक मिस कॉमिक तो चीज़ें हो ही नहीं, हैं ही नहीं इसमें, पेस्टोरल जॉय भी नहीं है, साइंस फिक्शन भी नहीं है। स्कारलेट लेटर में सीन है, गिल्ट है, पनिशमेंट है, हिपोक्रेसी है, प्यूरिटन कम्युनिटी है, यही सही आंसर है ऑप्शन ए। हेमिंगवे का द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है, ओल्ड मैन एंड द सी, इसमें ओल्ड मैन कौन है, क्या नाम है ओल्ड मैन का, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या ड्रामेटाइज करता है ये, रोमांटिक कॉमेडी है, नहीं। एंडोरेंस है, डिग्निटी इन स्ट्रगल, सबसे बड़ी बात है कि मेहनत दिखाया गया, अपनी मेहनत पे भरोसा करना, ये बात सीखने को मिलती है। एंड द कोड हीरो, ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी। ओल्ड मैन का हीरो कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। स्टेनबैक्स द ग्रेप्स ऑफ रैद, ग्रेप्स ऑफ रैद इज रूटेड इन रिनेसा कोर्ट लाइफ, या फिर मिथिक गॉड्स, या फिर डस्ट बाउल माइग्रेशन एंड सोशल इंजस्टिस, या फिर विक्टोरियन ड्राइंग रूम्स। तो सही आंसर है डस्ट बाउल माइग्रेशन एंड सोशल इंजस्टिस। राजा राव का कंठापुरा इज सिग्निफिकेंट फॉर डिटेक्टिव टेक्निक्स, गांधीयन नेशनलिज्म narrated through a village voice and mythic style, option B। गांधीयन नेशनलिज्म narrated through a village voice and mythic style, option B सही आंसर है। आर के नारायण का द बैचलर ऑफ आर्ट्स टिपिकली रिफ्लेक्ट्स, आर के नारायण के बैचलर ऑफ आर्ट में क्या दिखाई देता है, एक्सट्रीम सरियलिज्म, या फिर एपिक वार हीरोइज्म, या फिर जेंटल आयरनी एंड मिडिल क्लास लाइफ इन मालगुडी, क्या सही आंसर, या फिर मेटाफिजिकल आर्गुमेंटेशन ओनली। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, जेंटल आयरनी एंड मिडिल क्लास लाइफ इन मालगुडी। कमला मार्कंडेज का जो टू वर्जिन्स हैं एक्सप्लोर्स मेनली, क्या खास तौर पे इसमें दिखाया गया है कमला मार्कंडे के टू वर्जिन्स में, मेडिएवल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, या फिर टेंशन बिटवीन रूरल इनोसेंस एंड अर्बन मॉडर्निटी और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है, या फिर एक एपिक क्वेस्ट है, या फिर रेस्टोरेशन सटायर है। तो सही आंसर है इसका टेंशन बिटवीन रूरल इनोसेंस एंड अर्बन मॉडर्निटी, ठीक है, जो रूरल लोग हैं वो इनोसेंट हैं, और जो अर्बन मॉडर्निटी है और उसी में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, ऑप्शन बी। चिनुआ एक्वे का वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट, इज सेंट्रली कंसर्न्ड विथ इग्बो कल्चर एंड डिसरप्टिव इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म एंड मिशनाइजेशन, मिशन के तौर पे काम करना, ठीक है, ये सीन ऑप्शन बी। तो इसमें जो है इग्बो कल्चर की जो है दुर्दशा दिखाई गई है और कॉलोनियल सिस्टम का प्रभुत्व दिखाई दे रहा है इस वर्क में। तो इस तरीके से हम लोगों का जो 9 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है, और अब एक ही मॉक टेस्ट बचा है, दैट इज मॉक टेस्ट 10, और मॉक टेस्ट 10 भी हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे, 2 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। जिन लोगों ने इस क्लास को या इस सीरीज को पूरा देखा नहीं, तो प्लेलिस्ट में एलटी ग्रेड की प्लेलिस्ट में जाकर सभी मॉक टेस्ट देखिए और देखिए आपकी तैयारी क्या है, और इस हिसाब से और जो चीज़ें कमी हैं उन्हें प्रिपेयर कीजिए। और एग्ज़ाम बहुत नियर है, आई होप कि एडमिट कार्ड सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे, नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।